मिल होगा मेरे को पूरी आशा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि वैदिक साहित्य कौन कौन से, तो अपन ने देखा था ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं जो काय में लिखे होते हैं, काय में लिखे होते हैं, बोलो बेटा, गद्य में। और क्यों लिखे गद्य में? ताकि आराम से उसको समझ सके। अरण्य ग्रंथ कौन से होते हैं? जो कहाँ लिखते हैं? जंगलों में जाके लिखते हैं। उपनिषद क्या होते हैं? तो जो तुम कभी नहीं करते हो। ऐसे याद रख लो कि उपनिषद का संबंध कैसे है? तुमसे है। ठीक तुम्हारे उलट। और काय का ज्ञान प्राप्त करोगे बेटा? हैं? गुरु के चरणों में बैठ के कौन सा ज्ञान प्राप्त करना? तो ब्रह्म की बातें करना, दर्शन, दार्शनिक बातें हैं, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म की बातें समझाया था मैंने क्या होती है। आगे बढ़े। देखो अगला वेद है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। ये दूसरे नंबर का वेद है आपका। इसके दो भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। और एक है कृष्ण यजुर्वेद। ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। देखो जो कृष्ण यजुर्वेद है ना, वो है गद्य में, और ये काय में है? पद्य में। ये सब चीजें तो ठीक है, रटने जैसी चीजें, गद्य में, पद्य में है। और ये लिखा क्यों है? असल में इसमें देखो ऋग्वेद है, उसमें क्या दे रखा है? तो उसमें मंत्र दे रखे हैं। मतलब आप पूजन पाठ कैसे करो, स्तुतियां दे रखी है। स्तुतियां मतलब समझते हो? आप स्तुति पढ़ते हो ना, भगवान की प्रार्थनाएं कि हे भगवान मुझे बहुत सारे पुत्र देना। बहुत सारे मतलब 100 पुत्र देना। ऋग्वेद में ऐसी प्रार्थनाएं मिलेगी। कितने पुत्र देना? 100। और बहुत सारी गायें देना, हजारों से गायें देना। मेरे को कई सारे घोड़े देना। और अभी प्रार्थना करते हो तो क्या मांगते हो? कि हे भगवान मेरे को 4 व्हीलर देना। पहले जमाना अलग था, अभी अलग है। अब घोड़े मांगते हो क्या? गाय मांगते हो क्या? अब गाय नहीं, पैसा मांगते हो। पहले गाय ही पैसा थी। अच्छा, बात आ रही है समझ में? तो उसमें क्या है? तो उसमें प्रार्थनाएं हैं, लिख लेना। उसमें क्या है? प्रार्थनाएं। इसमें क्या है? तो इसमें यज्ञ कैसे करना है, आहुति कैसे देना है, तो कर्मकांड करने की विधियां हैं। क्या है? कर्मकांड करने की विधि। तो लिखो यजुर्वेद में क्या है, विषय क्या है इसका? तो कर्मकांड करने की विधियां हैं। क्या है कर्मकांड करने की? ये समझ में आया? एक तो आप पूजन पाठ कर रहे हो, वो तो उसमें बता दिया कि ऐसे ऐसे ये स्तुति पढ़ोगे तो ये भगवान खुश हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ये है कि आखिर में स्तुतियां पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे, कैसे हवन कुंड बनाओगे, हवन कुंड की रूपरेखा क्या रहेगी, कितना लंबा चौड़ा बनेगा हवन कुंड। रहता है ना, हवन कुंड ऐसे बन जाता है क्या? उसको नापते हैं कि इतना चौड़ा, इतना ऊंचा होना चाहिए, उसकी लंबाई इतनी होना चाहिए। ये सब नाप नपाई ये सब कहाँ दे रखी? विषय क्या? ये किसमें है? यजुर्वेद में। बात आई समझ में? अगला है सामवेद। अगला क्या है? सामवेद। सामवेद, साम का अर्थ क्या होता है? तो उसका मतलब होता है गायन। तुम पहले से पढ़ के आए। साम का अर्थ क्या होता है? गायन। ऋग्वेद में मंत्र हैं, स्तुतियां दे रखी है, और उन स्तुतियों को गाना कैसे है? मंत्र तो गा के ही बोलते हो ना।
मैं जब छोटा था ना, तो मेरी बहन ने, वो गद्य पद्य वाली बातें हैं, समझ गए ना? गायन मतलब क्या होता है? पद्य। जो कहानियां होती है वो कहाँ में होती है? गद्य में। तो मैं मेरी बड़ी बहन को बोला करता था, मैं छोटा सा था तो बच्चों को शौक होता है कहानियां सुनने का। मैं दीदी को बोलता था कि मेरे को कहानी सुना दो प्लीज। इतना सा बड़ा, छोटा सा। मेरी बड़ी बहन मेरे से 4 साल बड़ी है, मतलब वो भी छोटी है। मैं उसको बोलता था कहानी सुना दे। तो मेरे को जब कहानी सुनाती थी तो मेरे को चिढ़ाने के लिए वो कहानी काय में सुनाती थी? तो पद्य में। कि एक राजा था, ऐसे कर। मैं इतना रोया हूं इस चीज के पीछे, मेरा जीव घबरा जाता था। मैंने कहा यार कहानी कोई ऐसे होती है क्या? पर इसको गाना कैसे है? कोई सा भी गाना है जो तुम्हारे मन में आ रहा हो, जो भी फेवरेट सॉन्ग हो, एक बार मन में रिवाइज करो। होगा पसंद कर लिया? ये क्या बात है, सुनाएगा क्या? 2 मिनट बंद कर देगा। चलो भाई खड़ा हो जा, बंद कर दे। तो आपने जो भी गाना बोला है, हाँ नहीं चला दो, कोई समस्या नहीं। आपने जो भी गाना बोला है, अगर उस गाने को भजन की तरह गाओगे तो जमेगा क्या? उसमें फील है एक उदासी वाली। जो भी शब्द हो, मैंने तो इतना पसंद करा नहीं उस गाने को। मेरे को थोड़े गहरे गाने पसंद है। फिर अपनी अपनी पसंद है दोस्त, मैं आपकी पसंद की वो नहीं कर रहा हूँ। ये तो निजी पसंद होती है। आप किसी को ये थोड़ी बोल सकते हो कि तू ये क्यों खा रहा है, या ये वाला सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहता है। मेरे हिसाब से पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे ना। खाओगे मेरे हिसाब से खाना, गाने सुनोगे क्या? नहीं सुनोगे। तो आपने जो गाना बताया है उसकी टोन वैसे ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे वो चीज बता रखी है सामवेद में कि किस मंत्र को कैसे गाना है। अच्छा, जब ये बताएगा कि किस मंत्र को कैसे गाना है, तो इसके खुद के कुछ मंत्र रहेंगे क्या? इसका कोई मंत्र है ही नहीं। सारे मंत्र इसने कहां से उठाए हैं? तो ऋग्वेद से उठाए। सारे मंत्र कहां से लिए हैं? क्योंकि मंत्र तो वहां है, ये तो बस ये बता रहा है कि उसको गाना कैसे है। तो अगर आपसे प्रश्न आए कि ऐसा कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पे आधारित है पूर्ण रूप से, तो कौन सा वेद है? समझ पाए ना क्यों? ये गाने की लिरिक्स तो कहां है? ऋग्वेद में। और गायक कहां बैठा हुआ है? सामने। इतनी सी बड़ी बात। आगे बढ़े। फिर अगला जो वेद है वो अथर्व वेद है। ऐसा बोलते हैं कि वो उत्तर वैदिक काल का है। अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? तो देखो धीरे धीरे टाइमिंग आगे बढ़ रही है। अभी तक दर्शन की बातें होती थी, अभी तक क्या कि भगवान की पूजन पाठ कैसे करना है, ये सब बातें होती थी। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो ये लोग बाकी लोगों से घुल मिल रहे हैं जो गैर आर्य हैं। जब उनसे घुले मिले तो उनकी संस्कृति का भी असर पड़ेगा। उनकी संस्कृति का असर पड़ा तो इन लोगों ने यहाँ पे जो बातें हैं वो बातें काय की है, तो वो नॉर्मल साधारण जीवन की बातें मिलेगी। जैसे कि अगर खेत में चूहा आ जाए तो चूहा कैसे भगाएं, भूत पिशाच कैसे भगाते हैं, जादू टोना कैसे करते हैं, जब ज्यादा बारिश होती है तो उसको कैसे संभालते हैं, कम बारिश हो तो उसको कैसे संभालते हैं। ये सब बातें आपको कहाँ मिलेगी? अथर्ववेद। मतलब अथर्ववेद में साधारण जीवन की बातें हैं जो हमसे रिलेटेड है। तो अथर्ववेद में विषय के रूप में आप लिख सकते हैं। विषय में क्या क्या लिखेंगे? क्या क्या विषय है? तो भूत पिशाच भगाना, अभी भी भगाते हैं ना। अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश, अल्पवृष्टि इनकी चर्चा है। और कई की चर्चा है, तो चूहा कैसे भगाएं। वशीकरण की भी चर्चा है कि वश में कैसे करें। करते हो ना एक दूसरे को? नहीं करते हो? वशीकरण नहीं करते हो? देखो करते तो हो पर तरीका अलग रहता है।
अभी काय से कोशिश करते हो, तो बातों में लगाने की कोशिश करते हो कि बातों बातों में काय में कर लें, ब्रश में कर लेते हैं। करते हैं, पूरी दुनिया करती है, नेता लोग भी करते ही हैं, उनको बातों में ही तो लगाते हैं। जब तुम पूछते हो कि भैया हमारी सड़कें ऐसी खुदी हुई क्यों हैं, हम टैक्स तो दे रहे हैं सड़क का, टोल टैक्स भी देते हैं, तो टोल टैक्स का सीधा सीधा मतलब यही है कि यार हमारी सड़कें अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे आप ये वाला प्रश्न पूछते हो, वो सीधा सा उठ के बोलता है कि उसने करा था क्या। मैंने आप लोगों के लिए कितना कुछ करा है, धर्म को जात को बीच में ले आएंगे कि मैं इस जात का हूं इसलिए तुम मेरे से प्रश्न पूछ पा रहे हो। वो उस जात का था, तुमने उससे पूछा। अरे भाई, इस जगह पे तो तू बैठा हुआ है, अभी तो तेरे से ही पूछेंगे ना। फिर उसके जात वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि हम हमारे जात वाले से कैसे पूछ लिया, प्रश्न कैसे उठाया, इनसे हमारी जाति को टारगेट किया गया है। करते हो ना, देखा होगा ना। अगर ऐसा नहीं होता बेटा, तो अपनी सारी सड़कें अच्छी होती कि नहीं होती? किसी का भी गांव पानी के टाइम पे से अलग थलग होता क्या? बहुत सारे को पानी भरा जाता होगा ना, नदियां ऊपर आ जाती। कैसे आ जाती है बेटा नदियां ऊपर? इतना टैक्स दे रहे हो यार, फिर भी नदियां ऊपर आ रही है। कहीं ना कहीं कमी अपन में है ना। अपन समझ नहीं इन सब बातों में आते हो, तो वो वशीकरण कर रखा है तुम पे नेताओं ने, तुम्हारे समाज के बड़े बड़े अधिकारियों ने। बस वो भी वशीकरण है, यहाँ पे वशीकरण है, बस अलग अलग अर्थ दे रखे। साधारण जीवन की बातें कर रखी है, चूहे कैसे भगाना है ये सब बातें कर रखी है, ज्यादा उपज कैसे करोगे ये बातें कर रखी है। काय में? अथर्ववेद में। लिख दोगे? कोई समस्या तो नहीं बेटा? आगे बढ़े। चलिए, अब एक टॉपिक डालना, वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार। क्या लिखोगे? वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार। मतलब वैदिक काल में विस्तार कहां कहां तक हुआ था, है ना। हेडिंग डालना, वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार। कालीन भौगोलिक विस्तार। देखो, अगर कभी कोई चीज समझ में नहीं आए और दो टॉपिक पढ़ रहे हो, तो क्या करोगे? उनका आपस में कंपैरिजन करना, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे अपन बोलते हैं ना कि दो पॉइंट बना देते हैं। जैसे अपन ने जब 10th क्लास में पढ़े थे धातु और अधातु, तो अपन ऐसे दोनों को लिख देते थे, फिर बीच में एक लाइन खींची कंपेयर कर देते थे, तो अपने को पता था कि एक जल्दी गर्म होती है, एक बाद में गर्म होती है, एक भंगुर होती है, एक जैसे उसको मारते तो ऐसे तन्यता होती है। पढ़ा रखा है ना ये सब। वैसे अपन इसको पढ़ेंगे ताकि अपने को आराम से याद रहे। अब अपन इसके जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे सब ऐसे ही पढ़ेंगे, ताकि आपको एक दूसरे से कंपैरिजन रहे, ये भी याद रहेगा, वो भी याद रहेगा, इकट्ठा याद हो जाएगा। एक तरफ तो अपन क्या लिखेंगे? पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल। इसी को क्या बोलेंगे? ऋग्वैदिक काल भी बोलेंगे, है ना। और यह उत्तर वैदिक काल। दो चीजें समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? इसकी जानकारियां कहां से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। इनकी जानकारियां कहां से मिलेगी? तो ऋग्वेद के बाद में जो वेद है उनसे मिलती है। एक पॉइंट तो ये है। अपन देखते हैं कि इनका विस्तार कहां कहां तक रहा। मतलब ऋग्वैदिक काल के लोग कहां कहां तक बसे और उत्तर वैदिक काल के लोग कहां कहां तक बसे। जैसे मध्य प्रदेश के लोग कहां कहां तक बसे, ऐसा कुछ है। समझ में आया ना? कहां विस्तार कहां तक भौगोलिक रूप से। आज भारत का विस्तार कहां कहां तक भौगोलिक रूप से अपने को पता है ना। अरुणाचल प्रदेश से कहां तक है? इधर तो गुजरात। उत्तर में क्या है? तो कश्मीर। दक्षिण में क्या है? तो कन्याकुमारी तक विस्तार है। अभी का क्या पहले भी इतना ही विस्तार था क्या? पहले ज्यादा था, कम था? ज्यादा था। वैसे ही वैदिक काल में पहले क्या रहेगा? कम, बाद में ज्यादा होगा। देखते हैं अपन कैसे रहा। मैंने आप लोगों को बोला था इंडिया का मैप बनाने को, बार बार बोला है कि तैयारी करो, इंडिया का मैप बनाया करो, छोटा मोटा जैसे बने वैसे बनाया करो। आदत में लेके आओ, है ना बेटा, इंडिया का मैप बनाने का।
अभी कोशिश करना है कि इंडिया का मैप बनाओ, जैसा आप बनाओ पर बनाओ। कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या है बेटा? कौन सा राज्य है? बोलो बेटा। चलो मैं पूछता जाऊं, बताते जाना है ना। ये क्या है? यहां पे क्या है? कश्मीर के जस्ट नीचे क्या है? पंजाब। उसके बाद में ये क्या है? गुजरात है। ये गुजरात है। ये क्या है? फिर थोड़ा इधर, फिर इस साइड चलते हैं। ये क्या गया? हिमाचल। फिर यूपी। फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, फिर असम, फिर क्या जाएगा? बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड नहीं आएगा, आंध्र आएगा। ये चलो, हो गई तुम्हारी बातें। कुछ कुछ ऐसा दिखता है भारत। जब आप बनाओगे और बताओगे भौगोलिक विस्तार, तो ऐसे ही बना के बताओगे, बजाय कि लिख के। लिखने में ज्यादा अच्छा समझ में आता है बाहर वाले को कि ऐसे बना हुआ ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बना हुआ समझ में आएगा ना, तो आदत में डालो बेटा। अभी समझो, घर जाके बनाना, 2-3 बार बनाना, 10 बार बनाना, डेली बनाना, एक बार। फिर मेरे को लाके दिखाना कि देखो सर हमने बनाया। होमवर्क है आपका, कुछ भी नहीं करना। 5 मिनट से ज्यादा लगेगा क्या? देख देख के बनाओ, धीरे धीरे खुद से बनाना सीख जाओ। आ रही बात समझ में? ज्यादा कुछ मांग रहा हूं क्या? 5 मिनट मांग रहा हूं आपके कि बनाया करो। देखो, जब शुरुआत में आर्य आए, आर्यों के जो हमको पहले प्रमाण मिलते हैं, जो हमको PGW वेयर मिले, पोर्टेड ग्रे वेयर, सॉरी उसके पहले क्या मिले हैं? तो PGW से पहले अपने को वो मिले हैं गेरू वर्णीय मृदभांड, गेरू वर्ण के। तो वो कहां से मिले हैं? वहां इनका क्षेत्र रहेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब अपन पढ़ रहे थे कि आखिर में उत्पत्ति कहां से हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि अभी लगभग प्रमाण मिल गए कि उत्पत्ति कहां से हुई है। तो कौन सा प्रदेश? सप्त सिंधु प्रदेश। कहां आएगा बेटा? यहाँ पे, यहाँ तो कौन सी जगह रह गई यार? यहाँ। ये जो प्रदेश है, चाहे पाकिस्तान बना दे अपन, पिता के साथ में पुत्र अच्छा लगता है ना। ये अफगानिस्तान बना दे, यहां पे बना देते हैं। ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, यहां पे बना दे। ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, ठीक है। अब जो इनका क्षेत्र है, किनका? पूर्व वैदिक कालीन लोगों का, वो क्या है? सप्त सिंधु प्रदेश। इन्होंने क्या बोला है कि ये तो मातृकत योनि है हमारी, मतलब हमारी माता है सप्त सिंधु प्रदेश। और सप्त सिंधु नाम क्यों पड़ा बेटा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 7 नदियां हैं। रटने की तो बात ही नहीं है, सब चीज समझो। अगर रटना होता तो तुमको 20 दे देता मैं खुद, कि 20 से पढ़ो, उस पर लिखा होगा कि इनका मातृ देश कौन सा है, तो सप्त सिंधु प्रदेश। पर अपने को पता ही नहीं सप्त सिंधु होता क्या है। रटेंगे, कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे।
और जब अपने को पता है कि सप्त सिंधु इसलिए कि 7 नदियां बहती थी वहां पे, तो अपने को कल भूलने में आएगा क्या? याद रहेगा। तो यहाँ 7 नदियां बहती है, इसलिए ये जो क्षेत्र है ये क्या है? उनका क्षेत्र। यहां पे कौन रहते थे? आर्य। अब खुद सोचने की कोशिश करो, देखो इनकी उत्तरी सीमा कहां मिल रही है, तो ये जगह कौन सी है? अफगानिस्तान। तो यहां पे उत्तरी सीमा में लिख दो कि उत्तरी सीमा में कौन सी जगह आती है, तो अफगानिस्तान आता। अफगानिस्तान। ये दक्षिण में कहीं ना कहीं राजस्थान से एक नदी जाती थी, इसका नाम क्या है? सरस्वती, जिसको अभी क्या बोलते हैं? घग्गर हकरा। विलुप्त नदी है। वो क्या बोल रही है? घग्गर खाकरा। क्या है? घग्गर हकरा। पर हम क्या लिखे हैं? सरस्वती। उस समय सरस्वती नदी थी, गंगा यमुना सरस्वती, ये वही है सरस्वती। सरस्वती माता। अब तो समझ भाई। अच्छा, वो सरस्वती माता पता है क्यों बोलते हैं? इसी नदी के कारण। क्योंकि ऐसा बोलते थे कि ये नदी क्या देती है? विद्या देती है, ज्ञान देती है। ये ज्ञान की नदी है। इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो कहां मिलती है? तो कुछ कुछ गंगा और यमुना नदी के इधर। कहां मिलती है? गंगा और यमुना के इधर। अच्छा, अपने को पता कैसे है कि गंगा यमुना के इधर मिलती है? तो अपने को 3 बार तो गंगा यमुना का जिक्र आया है ऋग्वेद में, और एक बार किसका आया है? 3 बार यमुना का और एक बार गंगा का। तो अपने को पता है कि गंगा यमुना का जानकारी थी, तो ये कहां मिलती है? गंगा और यमुना। अच्छा, गंगा यमुना यहां वाली गंगा यमुना नहीं, ये शुरुआत वाली जहां से निकल रही है, बस शुरू की। हाँ हाँ, उद्गम स्थल से थोड़ा सा आगे तक। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है ना, वहां तक। पूर्वी भाग की तरफ नहीं जाना, बिहार तरफ अभी मत जाना, धीरे धीरे पहुंचाऊंगा। यहां तक समझ में आया? अब प्रश्न अगर यह आए कि ऋग्वेदिक कालीन लोग, चलो आखिरी में क्या नाम है तेरा? खड़ा हो जा। हाँ, इस साइड आप खड़े हो जाओ। हाँ, आप खड़े हो जाओ। नाम क्या आपका? अजय जी। बताओ बेटा, क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहा था मैं? तेज बोलो, तेज। क्या बता रहा था मैं? आप बातें कर रहे थे तो मतलब आपको आता होगा। अच्छा, मेरे को यह समस्या नहीं है कि आप बातें कर रहे थे। अगर आपको आता हो तो मेरे को कोई समस्या है ही नहीं। इसका जो प्रभाव दिखेगा ना तुमको, वो कुछ कुछ ऊपर के भागों में भी दिखेगा, तुर्कमेनिस्तान तक। कुछ और प्रभाव देखोगे ना, तो ईरान तक भी दिखेगा। और मेन कहाँ है? सप्त सिंधु तक। बाद में इसकी कुछ शाखाएं पश्चिम की ओर जाएगी, कुछ शाखाएं उत्तर की ओर जाएगी। तुमने को पता है कि प्रभाव बहुत जगह फैला हुआ है, प्रभाव तो हर तरफ नजर आएगा। पर मेन कहाँ है? तो सप्त सिंधु में है। उत्तरी इसकी सीमा क्या है? अफगानिस्तान है। दक्षिण में इसकी सीमा क्या है? तो सरस्वती नदी है, या उसकी जो ट्रिब्यूटरीज बह रही है, सहायक नदियां। और पश्चिम में क्या है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पूर्व में क्या है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यहां तक समझ में आई बात? अब ये मिटा दूं नीचे का भाग, क्योंकि ये हमारे काम का है नहीं। बस इतना बता रहा था कि भारत में ऐसे बना हुआ रहता है। अब कुछ नदियां हैं जिसमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं। इस समय कुछ और नाम है उन नदियों के, हमारे समय कुछ और नाम थे उन नदियों के। आपको वहां से नजर आ रहा है? क्या नजर है? वाह! मतलब मेरी तो आंखें रुक जाए अगर मैं वहां से यहां देखूं।
क्रिकेट में स्लिप में लगे हुए रहते हैं ना, वैसा काम कर रहे हैं आप। चलिए, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है नदियां। कंपटीशन के एग्जाम में क्या बोलेंगे, उस समय की नदी का नाम आएगा और इस समय नदी का नाम आएगा। आप लोगों को मिलाना रहेगा कि उस समय क्या बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं, राइट। ये यहां नदियों के नाम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखिएगा इसको। कभी मेरे को भी क्वेश्चन देना होगा ना, तो मैं इसमें से दूंगा। कंपटीशन में तो बार बार आया है। पहले अपन उन नदियों को लिखेंगे जो कहाँ है, अफगानिस्तान में है। कहाँ है, अफगानिस्तान में। ये अफगानिस्तान की नदियां हैं। पहली नदी कुबा, क्या नाम है, कुबा। वर्तमान में इस नदी का नाम है काबुल। क्या नाम है, अगली नदी है कुर्मू। कुर्मू, और वर्तमान में इसका नाम है कुर्रम। अगली है स्वास्ता। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, स्वाद। स्वाद, स्वाद नहीं, क्या बोलते हैं, स्वाद। फिर अगली नदी देखिए गोमती। क्या है, गोमती। और वर्तमान में क्या बोलते हैं, गोमल। चारों नदियां बता रहा हूं। कुबा क्या हो गई, बोलो बेटा, कुबा क्या हो गई, काबुल। कुर्मू क्या हो गई, कुर्रम। स्वास्ता क्या हो गई, स्वाद। और गोमती क्या हो गई, गोमल। ये क्या है, प्राचीन नाम है। ये क्या है, अभी के नाम। आगे बढ़े। ये सब कहां की नदियां हैं, तो अफगानिस्तान की। अब अपन जो नदियां पढ़ेंगे वो कहां की नदियां, तो भारत की नदियां। और ये भारत की नदियां और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट थी सी, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां की नदियां हैं, तो भारत की नदियां। पहले लिखिए सरस्वती। इस समय क्या बोल रहे हैं, सरस्वती। उस समय भी क्या बोलते थे, सरस्वती। पहले भी सरस्वती, अभी भी सरस्वती। अगला लिखिए सिंधु। अभी बोलते हैं सिंधु, पहले भी क्या बोलते थे, पहले बोलते थे सिंधु, अभी क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोलते हो सिंधु को, क्या बोलते हो, सिंधु ही तो बोलते हो। तो हाँ करना, मेरे को देख रहा है, माना मैं अच्छा हूं। क्या बोल रहा है, अरे यार तू मेरे से डरेगा है, तुम छोड़ो, दुनिया भर को डराते फिरते हो। उसको डरना नहीं बोलते, उसको सम्मान करना बोलते। दोनों चीजों में अंतर। तुमको पता है कि मैं तुम्हारा हित चाहता हूं, इसलिए तुम मेरा सम्मान करते हो। तुम लोगों में से मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा डरता होगा। क्यों डरोगे, कोई कारण नहीं है डरने। पर सम्मान करते हो। सम्मान किसका करते हैं, जो पता है कि अपना हितैषी होता है। माता पिता से डरते नहीं हो बेटा, सम्मान करते हो उनका। पता है कि ये लोग जो बोलेंगे काय के लिए बोलेंगे, अपने हित के लिए बोलेंगे। इतनी सी बड़ी बात। बाहर जो माँ बाप की जितनी बातें सुनते हो, बाहर किसी की सुन लेते हो क्या, किसी की हिम्मत है, मैं ऐसे डांटता हूं किसी और की सुन लेते हो, सुन पाते हो। कोई तीसरा आदमी आके इतनी बात सुना दे, तुम जिंदा लौट जाओ। नेक्स्ट लिखिए झेलम। एक गीत है ना, झेलम तू ही बता दे पोरस की वीरता को, चढ़ता गया सिकंदर था तेरे दर पे हारा। ये वही झेलम है। इसका क्या नाम है, वितिस्ता। वितिस्ता। मैंने कैसे याद रखा था इसको कि झेलम नदी है, पोरस हारा था,
तो पोरस जीता था, सॉरी पोरस जीता था और सिकंदर हारा था। अपने को गलत पढ़ा रहे थे अभी तक। अभी इतिहास गवाह है, नई नई जो खोजें हुई है उन्होंने क्या बताया कि पोरस जीता था, सिकंदर क्या था, हारा था। तो पोरस जीता है, तो जीतने क्या बोलते हैं, विन, विन बोलते हैं। तो वी से विन होता है, वी से क्या होता है, वित्तीयता होता है। मैंने ऐसे याद रखा था, अपने अपने तरीके हैं। फिर है चिनाब, उसका नाम क्या था, अस्कनी। चिनाब नदी को क्या बोलते थे, अस्कनी। फिर एक नदी है रावी, क्या नाम है, रावी, उसको क्या बोलते हैं, पुरुषनी। मैंने ऐसे याद कर रहा था कि रवि कौन होता है, पुरुष होता है, तो रावी कौन है, पुरुषनी। रावी है, रवि नहीं है ना, रावी क्या है, पुरुष है, तो पुरुषनी। दो और नदियां हैं, ऊपर लिख दें। एक है मरुद्धवा, इसका एक और नाम है व्यास, क्या लिख दें, छठा, या व्यास। और व्यास नदी का क्या हो गया, विपाशा। हाँ, ये एक एक्ट्रेस है ना, उसके नाम से याद कर सकते हो, है ना। हाँ भाई, जिसका जैसे जमे वैसे याद करा करो, कोई समस्या नहीं है, याद होना चाहिए। अच्छी चीजों से करोगे दूसरे को बता पाओगे, ये तो अपने को तो याद है ही सही, जैसा जमे। फिर एक है सतलुज, सतलुज। अभी सतलुज उस टाइम क्या था, शुतुद्री। शुतुद्री हो गई 7 नदियां, बन गया सप्त सिंधु क्षेत्र। तो ये सब कहां मिलती है नदियां, ऋग्वेद में। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलती है, तो 10वें मंडल में एक नदी सूक्त है। कौन सा सूक्त है, अच्छा 10वें मंडल में एक और सूक्त भी बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा था वो, कौन सा सूक्त था, बोलो बेटा, पुरुष सूक्त था। पुरुष सूक्त में क्या था, चतुष्वर्णीय व्यवस्था। वैसे यहां पे कौन सा सूक्त है, नदी सूक्त है। 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त है, उसके आसपास में कहीं 10वें मंडल में क्या मिलेगा, नदी सूक्त। नदी सूक्त में 23 या 21 नदियों के नाम है, उनमें से 7 नदियां मैंने आपको बताई जो इंपॉर्टेंट है। कुछ अफगानिस्तान की नदियां बता दी, राइट। अपन उसका भौगोलिक विस्तार देख रहे हैं कि आखिर में भूगोल कहां कहां तक फैला हुआ था, कौन ऋग्वैदिक काल के लोगों का। बाद में आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे मैं बताता जाऊंगा, पर इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो तो लिखे हैं अपन फैक्ट्स, ताकि कंपटीशन में अपने को बाकी किताबें ना पढ़ना पड़े यहां पढ़ने के बावजूद भी। आगे बढ़े। मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पे गंगा नदी का कितनी बार जिक्र मिला है, तो एक बार। गंगा एक, यमुना, गंगा गंगा एक, यमुना 3। सरस्वती का लिखाएंगे ना, यहां पे सरस्वती नदी क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कभी पूछें अभी भारत में कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है सबसे ज्यादा, तो बोलो बेटा, सरस्वती सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वो कुंभ वगैरह होता है तो भारत में सब लोग कहाँ जाते हैं, किस नदी में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, ये सरस्वती में जाती है। दुनिया एक तरफ, ये एक तरफ। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जब सरस्वती में जाती होगी तो बाकी लोग तो नदी में नहा रहे हैं, ये रेत से नहाती होगी, क्योंकि बेटा वहां पे तो विलुप्त है, विलुप्त नदी है। खोदती हुई खड़ा कि यार सरस्वती निकल जाए यार। तो अभी बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, गंगा। उस समय गंगा जैसी कोई सी नदी थी क्या, एक बार वर्णन,
मतलब इतना सम्मान था क्या? नहीं था। सम्मान किसका था? सरस्वती का। तो वो सरस्वती के बारे में जानते कि ऐसा कितना सम्मान देते थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा बार वर्णन किसका मिला है? तो सरस्वती नहीं, सिंधु। वर्णन सबसे ज्यादा बार किसका? सिंधु का। जिसे अपन ने देखा था पहले सिंधु घाटी सभ्यता में, किस सबसे ज्यादा नाम क्या पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता पर? सबसे ज्यादा स्थल कहां से मिले? तो कहां से मिले थे? कौन सी नदी के किनारे से मिले थे हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा? सिंधु नदी के किनारे से। फिर ऐसे ही तो तुम लोग गलत कर करके आओगे। मैंने क्या बताया था? सरस्वती नदी के किनारे सबसे ज्यादा स्थल मिले। पहली बार सिंधु से मिले थे तो लोगों ने समझ लिया कि सिंधु में ही मिलते होंगे। अब पता चला कि सरस्वती में सबसे ज्यादा स्थल है। ये गलत, तुम करके ही आओगे गलत। अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा स्थल, सबसे ज्यादा पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती। पर सबसे ज्यादा वर्णन किसका है? तो सिंधु का। ये ऐसी चीजें लिखा करो बेटा, ऐसे ही तो गलत कर करके आते हो। अब देखो, सरस्वती का सबसे ज्यादा सम्मान है, तो सरस्वती के बारे में क्या क्या बोला है? इसकी कुछ उपाधियां हैं, इसकी उपाधियां लिखना। भर दिया? धन्यवाद। बाकी मिटा दें? हाँ जी। इस सरस्वती नदी को बोला है देवी तमा। क्या बोला है? देवी तमा। माते तमा, तमे तमा, देवी तम, देवियों की माता। नदी तमा मतलब नदियों की माता है तू। इसको बोला है माते तमा, माताओं की माता है तू। किसको बोल रहे हैं? सरस्वती नदी को। तो इसकी कुछ उपाधियां लिख लो। एक तो है नदी तमा। नदी तमा मतलब नदियों की, बोलो बेटा, किसकी माता? माते मतलब माते तमा, देवी तमा, नदी तमा हो गया, माते तमा, देवी तमा मतलब देवियों की माता। तमा मतलब क्या है? बोलो बेटा, बोलोगे टंग पे आएगा तो याद रहेगा, नहीं तो सब भूल जाओगे। चल रहा है? और है ये वाणी की देवी है। काय की देवी है? वाणी की देवी। बोलना बेटा, वाणी बोलते हैं ना, अच्छी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। फिर हमने तो ये सुना था कि ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए। ये हमने कभी सुना था। बाकी तू बोल रहा है वो चीज अच्छी है ना? वाणी अच्छी बोलना चाहिए। क्या जा रहा है मीठा बोलने से दो लोगों से? सही बात है ना? तो ये क्या वाणी की देवी है। और लिखना प्रखर बुद्धि की देवी है। बुद्धि तेज करती है। इसका पानी पीने से क्या होता है? बुद्धि तेज होती है। तभी मेरे को समझ में आता है कि ये सूख क्यों गई। उसका प्रभाव भी नजर आता है ना? आ रहा होगा क्यों? बहरहाल ये सब बातें ठीक है, पर सच में पानी पानी में फर्क रहता है। तुम लोगों को है एहसास? पानी पानी में फर्क रहता है। चंबल का पानी देखो, वहां के लोग कितने खतरनाक हैं। और चंबल का पानी पियो, उग्रवादी बन जाओगे। अपने इतिहास विभाग का पानी कौन सा है? अपने इतिहास विभाग का पानी आरओ का पानी नहीं है, चंबल का पानी है। सब खतरनाक, सब लड़ाकू निकले यहां से। ऐसे लड़ाकू निकले कि जो पानी के लिए लड़ाई हुई ना, तो आपके सीनियर गए थे यहां से बोलने के लिए
ये छात्र नेता तो क्या बोले, उसने बोला था, बोले कि अगर हमको पानी नहीं मिला ना तो जितने टीचरों की बोतलों में पानी भरा हुआ ना वो भी ढोल देंगे जाके। इतनी हिम्मत प्राचार्य के सामने बोलने की हर किसी में हो सकती है क्या? बाद में प्राचार्य मैडम मेरे से बोल रही थी कि इतिहास विभाग की थी ना। मैं भी धीरे से मुस्कुरा दिया था, हाँ तो नहीं बोला, मैं मुस्कुरा दिया था। जानते हैं वो लोग, बोले कि आपके स्टूडेंट है। मैंने कहा कि सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना अगर है तो हाँ मैडम बिल्कुल। तो अच्छा है ना, तुमको तो गर्व करना चाहिए, है कि नहीं गर्व? मेरे को तुम लोगों पे गर्व है। अरे वाह, वाह यार, तेरे पे गर्व है यार। नहीं, मेरे को भी तेरे पे गर्व है भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो कुछ पर्वतों के नाम देख लें। देखो ये क्षेत्र है, पर्वतों का क्षेत्र है, हिमालय का पश्चिमी भाग है ये। तो हिमालय के पश्चिमी भाग में कुछ चोटियां हैं, उन चोटियों के नाम जान लो। मेन तो दो चोटियां हैं। देखो हिमालय को क्या बोलते थे, पश्चिम हिमालय को तो हिमवंत। क्या बोलते थे? हिमवंत। तो लिख लो क्या है, पश्चिम हिमालय हिमवंत। यही मिटाएं इसको। अच्छा क्लास है क्या अभी? 1 बज गई है। नहीं आपका नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों की क्लास है क्या अभी 1 बजे? हाथ खड़े करो। नहीं है, बस है, बैठे रहो बेटा। चलो फटाफट बोलो मत, फटाफट अपन ना ये कवर करना है अपने को, बहुत 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 कुछ कवर करना है बेटा, बहुत पढ़ना है अपने को। चलो कुछ पहाड़ियां उसके नाम देख लो, पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियां। पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। तो अपने कहा कि पहाड़ियां पढ़ना है पश्चिमी हिमालय। इस पश्चिमी हिमालय को इस समय क्या बोलते थे? तो हिमवंत। क्या बोलते थे? साथ में दोहराना बेटा, क्या बोलते थे? बहुत बढ़िया। अब इसकी कुछ चोटियां थी। चोटियां, चोटियां मतलब पहाड़ियां। एक दूसरे को देख रहे हैं, सुधरो बेटा। पहला है मुझवंत, मुझवंत, शिलामंत, शिलामंत। फिर अर्णिक वगैरह होगा, अर्णिक, शर्षवानम, अर्णिक। ये 3 ही लिखो, ज्यादा मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, घबरा जाओगे, बहुत है। मुझवंत, शिलावंत और अर्णिक। ये तो क्या हो गया? पश्चिमी हिमालय। मुझवंत जानते हो, अफगानिस्तान। क्या मिलता है? मैंने पढ़ाया था 9वां मंडल ऋग्वेद का। और 9वां मंडल क्या बोलता है, किसकी चर्चा करता है? सोमरस की। और सोमरस की चर्चा कैसे आती है कि जब भी देवताओं ने या फिर ऋषियों ने इसको पिया तो क्या हो गया? अमृत को प्राप्त हो गया, सीधे अमर हो गए। अभी भी देखा होगा तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों को खो जाते हैं, दुनियादारी की काय की चिंता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही अमृत है। दुनिया भर की चिंताओं से परे चले जाना। क्या बोल रहा है? सुख चैन। मेरा एक दोस्त था, वो उज्जैन गया था। उज्जैन गया था, जीवन में उसने पहली बार भांग चखी थी। तो उसने भांग खाई इतनी लेके, उसने बोला कि कुछ तो हुआ ही नहीं, तो उसने इतनी और भांग खा ली। अच्छा वो थोड़ा नशा करता है, अब ये भी उसका बंद हो गया क्योंकि संगति का असर पड़ता है। बाहर रहता है तो करता है, मेरे साथ रहता है तो उसका अपने आप बंद हो जाता है। अच्छा तुम्हारे सर क्यों नहीं करते हैं नशा? बैठते सबके साथ में, फिर भी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बेटा नशा करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और मेरे लिए तो बुद्धि सब कुछ है। समझ पा रहे हो ना? तुमको इतना लगता है ना कि बुद्धि है थोड़ा बहुत सर में, है ना? मेरा सब कुछ क्या है? बुद्धि है। और मेरे लिए बुद्धि से बढ़ के कुछ भी नहीं, शकल वकल ये सब रह जाएगी।
हाथ पैर चलना, फिटनेस वगैरह सब किसी काम का नहीं है मेरी नजर में। बुद्धि से बढ़ के कुछ भी नहीं। और मेरे को पता है नशा करने वाले की बुद्धि भ्रष्ट होती है, इसलिए तुम्हारे सर नशा नहीं करते। रोक टोक किसी बात की नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं कि क्यों कर रहे हो, पर फिर भी नहीं करते। तो क्या हुआ, दोस्त ने लिया भांग का इतना गोटा खाया, फिर इतना खा लिया। अब उसने मेरे को आके बताया कि रत्नेश भाई जब मैं उठा अगले दिन दोपहरी में, तो मैंने पाया कि मैं सड़क पे लेटा हुआ हूं, मेरे पास में एक भिखारी बैठा हुआ है सड़क पे। ये मेन जो सड़कें रहती है ना, वहां पे मेन, वहां चौराहे पे वो आदमी लेटा हुआ था। वो बोले रत्नेश भाई मैंने पूरी रात, वो पूरा वो वाला दिन, मतलब सुबह खाई थी, दोपहर, शाम, रात और अगले दिन की दोपहर, इतने टाइम लेटा रहा वो। मैंने कहा कैसा लगा? बोले रत्नेश भाई मैंने पूरे टाइम अपनी मरी हुई दादी से बात करी पूरे टाइम। मुझको लगा था कि मर चुका हूं पर आनंद बहुत था। मैंने कहा यार भाई यार, ऐसी ये बोल रहे अमृत को प्राप्ति हो जाती है। समझ पा रहे हैं? वैसे ही कुछ। तो वो कहाँ मिलता था हमको अमृत? अफगानिस्तान के बुजवंत पर्वत। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब एक छोटा सा वो टॉपिक निपटाते हैं अपन, फिर अपन आगे चलते हैं। यहां का थोड़ा सा देखेंगे, फिर अपन अगले बार पढ़ेंगे। अब देखो यहां क्या परिवर्तन आ रहा है। यहाँ सप्त सिंधु में है, यहाँ थोड़ा परिवर्तन आएगा। यहाँ पे वो क्षेत्र वापस है, यहाँ आगे आते आते यहाँ तक पहुंच गए, और यहाँ पे ऐसे पहुंच गए, ये क्षेत्र बढ़ गया। ये अफगानिस्तान है, पहले भी अफगानिस्तान, अभी भी अफगानिस्तान है। यहां पे एक पर्वतमाला है जिनको क्या बोलते हैं, विंध्यन पर्वत। यहां पे एक नदी बहती है गंगा के पास से, जिसको क्या बोलते हैं, गंडक नदी। इसी का एक और नाम है सदा नीरा। सदा नीरा का मतलब क्या हुआ? इसमें कभी पानी की कमी नहीं पड़ती। सदा नीर, हमेशा क्या रहता है इसमें? नीर रहता है। तो ये क्या है? गंडक नदी। मतलब फिर समझ गए व्यवस्था। उत्तर में क्या है? बोलो बेटा। दक्षिण में विंध्यन पर्वत तक पहुंच गए। यहां पे कहां पहुंच गए? गंडक नदी तक पहुंच गए। अब इसकी कहानी है, वो कहानी सुनते हैं फिर खत्म करते हैं। शतपथ ब्राह्मण की कहानी है। काय की कहानी है? ये कहानी अपने को कहां से मिली है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिली। इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम है विदेह माधव और दूसरा है गौतम राहुगण। माधव, दूसरा कौन है? गौतम राहुगण। विदेह माधव कौन है? तो गुरु हैं। कौन है? गुरु। और गौतम राहुगण कौन है? इसका शिष्य। जैसे मैं कौन हूं? तुम्हारा गुरु, और तुम लोग कौन हो? मेरे शिष्य। तो अपन लोगों ने क्या करा कि सरस्वती नदी के तट पे क्या करी? तपस्या करी, खूब तपस्या करी कि हे माँ। माँ तो बहुत सारी माँ है, वो जानती हो तुम लोग, सारी माँ है, वो सरस्वती नदी थी। तो अपन ने माँ से आशीर्वाद मांगा कि हे माँ, हमको विस्तार करना है अपने क्षेत्र का। तो विस्तार कैसे करें माँ? कौन बोल रहा है? गौतम राहुगण बोल रहा है। किसके थ्रू बोल रहा है? तो विदेह माधव के। गुरु के बगैर कुछ हो पाता है क्या? अपन सीख पाते हैं? सिखा रहा है गुरु। दोनों तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ में से एक अग्नि निकल के बाहर आती है। उस अग्नि का नाम है विश्वानर अग्नि। क्या नाम है? विश्वानर अग्नि।
जिसको कोई बुझा ना सके। वो अग्नि चलती हुई जाती है। यहाँ कहीं सरस्वती नदी है, यहाँ से वो पूर्व की ओर चलती हुई जाती है। वो उसके आगे जितने भी पेड़ पौधे जंगल आते हैं वो उसको उखाड़ के बाहर कर देती। आगे चलते 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 कहाँ तक पहुंचती है? वो तो गंडक नदी तक पहुंचती है। यहां पर आकर वो अग्नि शांत हो जाती है। ऐसी कहानी हमको कहाँ मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है कि दोनों विदेह माधव गुरु और उसके शिष्य गौतम राहुगण ने तपस्या करी सरस्वती के तट पे, और एक अग्नि की उत्पत्ति हुई। हम भी कभी करेंगे चंबल नदी के तट पे। करना है, वो मना कर रहा, बोले क्या करेंगे यार। अपन करेंगे यहीं तपस्या करेंगे, और ये जितनी झाड़ियां हैं ना ये सब साफ होती हुई जाएगी। एक दिन लगाएंगे आग। शौक होगा ना तुमको आग लगाने का, या सामने लगाएंगे, ठीक है। बहरहाल ये कहानी हमको कहां से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। इसका वैज्ञानिक अर्थ समझो। ये तो एक कहानी है, और असलियत में इसका मतलब क्या था? तो ये जो विश्वानर अग्नि है उसका मतलब था लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग। उत्तर वैदिक काल के लोगों ने क्या करा है? लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग चालू करा है। उन लोगों ने जंगलों को काटा है और अपने क्षेत्र का विस्तार कहां तक कर लिया है? तो बिहार तक जाके कर लिया है। यही वो कहानी है। अब उनकी खेती का प्रयोग कैसे कर रहे हैं वो? तो जंगलों को काट के कर रहे हैं, क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। पहले सप्तसेनों में थे, अब कहां तक चले गए? बिहार में। तो अब जो आपको ओसीपी मिलेंगे, जिस तरह के मृदभांड, सॉरी पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर है ना, उसको धूसर मृदभांड, वो कहां तक मिलेंगे? बिहार तक मिलेंगे। तो कहानी सरी की होती है, अर्थ क्या हमको निकालना पड़ता है। समझ में आ गया? उसके जंगल साफ करने का अर्थ क्या है? कृषि से है। जंगल साफ करके क्या मिलेगा? असलियत में तुम कृषि कर रहे हो। ये जितना क्षेत्र है ना बेटा, आज दुनिया का सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है, सबसे ज्यादा उत्पादित एरिया। सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होती है? उत्पादन होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की। तो ये बस विदेह माधव और गौतम राहुगण के बहाने बताया है। कभी आए तो बेटा बता देना कहां से, ठीक है। आज कुछ डाउट है? इसको एक बार रिवीजन कर लोगे, फिर अपन आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।